नमस्कार, जय हिंद। इस नए चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है वायु प्रदूषण सूचकांक के अनुसार पटना देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक अभी इंडेक्स तैयार किया जिसमें बताया गया कि जो पटना है वो देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने जो वीडियोस थे उसमें देखा था कि पटना जो है वो रहने के लिहाज से अब वो सही स्थान पे आ रहा है। लेकिन देखिए प्रदूषण का स्तर पटना में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी पटना में जो जीवाश्म संचालित वाहन है जैसे डीजल, पेट्रोल, इनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ने लगा। यहाँ देख सकते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पटना का वो 158 था, पहले हुआ करता था। ठीक है, अब 158 के बाद ये कहाँ पर पहुँच गया, अब ये हो गया 286 तक पहुँच गया है। और पटना जो है वो देश का तीसरा और राज्य का पहला सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करें कि पहले स्थान पर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है गुजरात के वातवा में है। कहाँ पर? गुजरात के वातवा का सूचकांक जो है वो 321 है। और दूसरे नंबर पे लखनऊ है। अभी ये शहर क्या करते हैं, शुरू में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और जब ये गैस चैम्बर बनने लगते हैं ठंडी के मौसम में, जो दिल्ली की हालत होती है, तो तब ये जा कर के फिर इनको याद आती है कि हाँ यहाँ की सिचुएशन ख़राब हो रही है। ठीक है, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना है, 171 है। लेकिन अभी ठंडियों में क्या हालत थी दिल्ली की, यहाँ पर 400 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता था, जबकि आपको पता होगा कि 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स मैक्सिमम है। ठीक है, सबसे प्रदूषित अगर कोई एरिया होगा तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होगा, 400 से 500 के बीच में होगा। तो 400 प्लस के पॉइंट्स में चलता था ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली की हवा बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें दिल्ली की हवा में तो काफ़ी सुधार हुआ। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया दानापुर व इको पार्क की हवा क्या है, बेहद खराब है। कहाँ की? दानापुर और इको पार्क की हवा बेहद खराब है, बेहद बहुत ही खराब श्रेणी में पहुँच गई है। तो यहाँ पर जो शहर में धूल कण की मात्रा है हवा में वो मानक से 4 से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और बिहार में जो मुजफ्फरपुर है और ये गया से प्रदूषित शहर पटना बन गया है। गया से ज़्यादा प्रदूषित शहर पटना बन गया है। मतलब जो मुजफ्फरपुर है और गया है इनसे भी ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है पटना। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर सारी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी का नया प्लांट। ठीक है, और वैसे भी किसान आंदोलन चल ही रहा है। अडानी, अंबानी, इनका विरोध भी आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग बीजेपी की सरकार को अडानी अंबानी की सरकार कहते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग इशू हो जाता है कि पूंजीपतियों का देश के विकास में क्या योगदान है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ पूंजीपति तो होने चाहिए, लेकिन उनका जो शक्ति है या संसाधन है उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब यहाँ पर हम बात करें कि गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी का नया प्लांट शुरू किया गया। आप देख सकते हैं गुजरात के कच्छ में यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि उसकी जो ये यूनिट है वो अडानी विंड एनर्जी कच्छ 3 लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्लांट चालू किया है। आपको पता है कि हमारे देश में जो कुछ राज्य हैं वहाँ पर विंड एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, जो तटीय राज्य हैं और मुख्यतः साउथ के स्टेट्स। ठीक है, विंड एनर्जी जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इससे क्या होगा, 100 मेगावाट यहाँ पर बिजली पैदा की जाएगी और ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग, जीवाश्म ईंधनों में पर जो हमारी निर्भरता है उसमें कमी आएगी। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इस प्लांट के चालू हो जाने के बाद कंपनी की जो यहाँ कुल परिचालन क्षमता है वो कितनी हो गई, लगभग 500 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने वाली ये जो कंपनी है 500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर रही है। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जा रही है। देखिए, हीलिंग सेंटर में क्या होता है, आजकल व्यक्ति कितना तनाव भरा जीवन जी रहा है, सुकून की तलाश में होता है। तो वन चिकित्सा केंद्र में क्या होता है, नेचर के बीच में आप जा करके अपनी बॉडी को प्रकृति से जोड़ करके अपनी बॉडी को हील करते हैं। ठीक है, मतलब कि हील का मतलब समझ रहे, ठीक होना। जैसे कोई घाव है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो उसको हम कहते हैं हीलिंग हो रहा है, हीलिंग। ठीक है, हील हो रहा है। तो वन चिकित्सा केंद्र में क्या होगा, देखिए देख लेते। उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो तनावग्रस्त लोग हैं वो प्रकृति के बीच रह करके तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, रानीखेत जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है और ये विभाग की ओर से किया जाने वाला अच्छा कार्य है। ठीक है, और जनरली आप देखते भी हैं कि आजकल लोग सुसाइडल टेंडेंसी जो बढ़ रही है, ठीक है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण तनाव होता है, जो हमारे वो व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है या पारिवारिक जीवन में हो सकता है। कहीं पर भी दबाव का व्यक्ति सामना कर रहा होता है तो उसे ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो खुद को महसूस कर सके। ठीक है, प्रकृति से खुद को जोड़ पाए, उसे सुकून मिल सके, जहाँ पर किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। तो ये चीज़ें शुरू की जा रही है। आगे चलते हैं स्टार्टअप उन्नति के बारे में। HDFC बैंक ने स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नाम क्या है इसका, स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसमें जो महिला उद्यमी हैं उनको समर्थन प्रदान किया जाएगा। कैसे, देख सकते हैं। यह जो कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत जो HDFC बैंक है उसकी विशेषज्ञता वाली वरिष्ठ महिला नेता महिला उद्यमियों को सलाह देंगी ताकि अगले 1 साल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। कहने का मतलब जो HDFC बैंक की के स्पेशलाइज्ड लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो महिला उद्यमियों को मदद करेंगे। वो जो भी काम कर रही हैं उसमें उनको सलाह देंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। इसमें क्या होगा, जो उस बैंक के मौजूदा ग्राहक हैं उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, यह कार्यक्रम शुरू में 3000 से अधिक महिला उद्यमियों को टारगेट लक्षित करेगा। ठीक है, और जो बैंक के स्टार्टअप कार्यक्रम से जुड़ी हैं। आगे चलते हैं, इसका महत्व क्या होगा। अगर बात करें इस कार्यक्रम का तो इस कार्यक्रम के महत्व में इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं उनको अपना व्यापार करने में आसानी होगी, उद्यमी बनने में आसानी होगी और एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम साबित हो सकता है। आगे चलते हैं, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देश में 112 प्रदूषित स्थल, अभी जो इसने रिपोर्ट बताया उसी में ये बातें बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बताया कि अपने कूड़े के पहाड़ों के लिए लगातार चर्चा में रहने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR, ठीक है, दिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं, दिल्ली NCR, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थलों की संख्या है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थलों की संख्या में तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिल्ली को रखा गया है। ठीक है, और इसके अनुसार उड़ीसा को पहला और उत्तर प्रदेश को दूसरा। मतलब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थल कहाँ पर है, उड़ीसा में। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थल कहाँ पर है, तो वो है यूपी में। और तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थल कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली का तो एरिया कम है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो यहीं पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, उड़ीसा में 23 और उत्तर प्रदेश में 21 प्रदूषित स्थल हैं। देख रहे हैं, उड़ीसा में 23 है और यूपी में 21 है। और टोटल CPCB ने 112 सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थलों की पहचान किया है। ठीक है, और दिल्ली में कितने हैं, 11 हैं। तो 23, 21 और 11। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे देश की, लेकिन हमारे नेता तो उनसे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला उन पर नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें, चलिए क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी वायु प्रदूषण सूचकांक के अनुसार पटना का रैंक कितना है। तो अभी हमने देखा था, हाल जो वायु प्रदूषण सूचकांक जारी किया गया था उसमें पटना की रैंकिंग कितनी थी, एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है पटना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो सही आंसर है तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? बिहार, कर्नाटक, पंजाब और उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो ये जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कितने मेगावाट का है? 100 मेगावाट का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा किया है? HDFC, एक्सिस बैंक, देना बैंक, SBI। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थल है? बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक। तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन है? उड़ीसा, और दूसरे नंबर पे है UP, और तीसरे नंबर पे कौन है? दिल्ली। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित स्थल हैं वो उड़ीसा में, फिर UP में और फिर दिल्ली में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।